हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर के फर्स्ट पेपर के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स वगैरह हैं उन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी पॉइंट किस आइडिया से रिलेट करती है, यानी कि इस पॉइंट में मेन क्या बात कही गई है। मैं आपको ये सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप गेस पेपर के पीछे मत भागो, क्योंकि गेस पेपर में नॉर्मल सी बात है कि आपको 10 या 11 क्वेश्चन बताए जाएंगे, और अगर आप अपना सिलेबस देखते हो तो उसमें भी आपके क्या है 9-10 पॉइंट्स हैं, और इसके अलावा एक प्ले है लॉयल्टीज। 10-11 क्वेश्चन आपको वो बताते हैं, 10-11 टॉपिक ही हैं आपके सिलेबस में। फिर भी आप सभी लोग क्या है कि गैस पेपर के पीछे भागते रहते हो और अपना जो दिन होता है वो पूरा ख़राब कर देते हो, ये सोचकर कि आपको रात को गैस पेपर मिल जाएगा, बजाय कि आप एक या दो पोइम अच्छे तरीके से उस टाइम पढ़ लो। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गैस पेपर के पीछे मत भागो। सेकंड बात, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये लग रहा है कि मैम कुछ नई पोइम्स ऐड हुई हैं, तो क्या उन पोइम में से क्वेश्चन आएगा नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि उन पोइम में से क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा ज़रूर आएगा, बट जितना मैंने आपको बताया है अगर आप उतना भी पढ़ लेते हो तो आपको इनफ है, क्योंकि आपको क्या है कि सेक्शन सी में 4 या 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। तो आपके पास चॉइसेस ही बहुत सारी हैं। तो अगर आप मैटर थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, और जितना बताया जा रहा है वो भी बहुत ज़्यादा ही बताया जा रहा है, उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इतना आप पजल मत हो, आप 4-5 जगह पर अपने जो ये पैर मार रहे हो गैस पेपर को लेकर, तो ये चीज़ें आप मत करो, आप पूरा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मेरी आपको यही एडवाइस है, क्योंकि मैं कोई भी गलत एडवाइस आपको नहीं देना चाहती कि आपको बाद में पछतावा करना पड़े। सो देख लेते हैं अब पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहली पोइम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की द लोटस ईटर। इसमें क्या होता है कि जो यूलिसिस और उसके जो कंपेनियन होते हैं वो वार के बाद एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, यानी कि वो अपने होम टाउन वापस जा रहे थे, लेकिन क्या कि रास्ते में वो एक प्लेस पर रुक जाते हैं। वहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोग उनके पास आते हैं और वो उन्हें कुछ खाने को दे देते हैं। तो जब वो उसे खाते हैं, लोटस एक प्रकार का यानी कि फ्रूट था, जैसे ही वो उसे खाते हैं तो उनके आसपास का जो एरिया होता है, जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट होता है, वो पूरा टोटली चेंज हो जाता है। उन्हें लगता है कि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथली चल रही है, यानी कि उन्हें वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो यही बताया गया कि किस तरीके से, यानी कि वहाँ पर माउंटेन्स हैं, वहाँ पर कैसे नदियाँ बह रही हैं, किस तरीके से सूरज है जो वो यानी कि उग रहा है, और चंद्रमा वगैरह है। इसके अलावा ये बताया गया कि उन्हें वहाँ का एरिया इतना अच्छा लगता है कि वो वापस अपने होम टाउन जाना ही नहीं चाहते हैं, यानी कि वहाँ उस एरिया में उन्हें बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। सेकंड है टीयर आइडल टीयर्स। इसमें क्या है, ये भी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की ही लिखी हुई है। इसमें जो पोइट है वो कहते हैं कि उनकी आंखों में से आंसू आ रहे हैं, और ये जो टीयर्स हैं ये आइडल है, मीन्स इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, ये आंसू वैसे ही बह रहे हैं, क्योंकि पोइट को खुद को ही नहीं समझ आता है कि ये टीयर्स क्यों आ रहे हैं। वो अपने पुराने दिनों के बारे में याद करते हैं, तो वो कहते हैं कि वो जो हमारे ओल्ड एज थे वो अच्छे भी थे और बुरे भी लग रहे हैं। आज अगर मैं उन्हें याद करता हूँ तो मुझे खुशी भी मिलती है और मुझे दुख भी मिलता है। खुशी इस बात की मिलती है कि वो दिन हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन दुख इस बात का मिलता है कि अब वो दिन निकल चुके हैं, अब वो दिन बीत चुके हैं, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे जो दिन हैं जो बीत चुके हैं वो हमें खुशी भी देते हैं जब हम उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें दुख भी होता है जब हम ये सोचते हैं कि वो दिन अब चले गए हैं। उसके बाद जो पॉइंट है वो बताता है कि ये जो दिन है वो खुशी किस तरीके से देते हैं और किस तरीके से गम देते हैं, मीन्स कि कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देता है, उसके बारे में है। तो जो पॉइंट है वो कहता है कि मैं दूर से देखता हूँ तो मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। जब मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, लेकिन जैसे ही मैं सेलिंग को देखता हूँ, जाते टाइम शिप जो जा रही होती है, तो मुझे फील होता है, मुझे दुख फील होता है कि अब मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं। तो वही चीज़ है कि जब हमारे पास कोई चीज़ आ रही होती है तो हम खुश हो जाते हैं, जब कोई चीज़ हमारे से दूर हो रही होती है तो हमें दुख होता है। वो चीज़ें बताई गई हैं। नेक्स्ट जो पोइम है उसमें है रोबोट ब्राउनिंग का रबी बैन एल्जरा। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें एज के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो अडल्ट एज होती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन इसके साथ जो ओल्ड एज होती है वो भी अच्छी होती है। हमें ओल्ड एज को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, वो भी उतनी ही अच्छी होती है जितनी कि अडल्ट, यानी कि हर एक एज जो होती है उसके अपने अपने यानी कि करैक्टरिस्टिक्स, अपने अपने गुण होते हैं।
इसमें ये बताया गया है कि जो ओल्ड एज होती है उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह हो जाता है, इंसान को ओल्ड एज के थ्रू ही वो लास्ट स्टेज होती है जिसके बाद वो अपने जो ईश्वर भगवान गॉड है उनसे मिलता है, उसकी आत्मा है जो वो परमात्मा से मिलती है। जिस तरीके से एडल्ट जब होता है इंसान तो उसमें बहुत सारी होप वगैरह होती हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारी डिज़ायर्स वगैरह होती हैं, बहुत कुछ करने की उम्मीदें होती हैं। तो जैसे वो ओल्ड होता है तो धीरे धीरे वो क्या है कि वो भगवान से जुड़ने लग जाता है, तो वो सारी बातें बताई गई हैं। तो यहाँ पर जो गॉड है उन्हें पॉटर बताया गया है कि जो भगवान है वो एक कुम्हार के रूप में है और उन्होंने हमें यहाँ पे भेजा है, एक कप प्लेट के बारे में बताया गया है। तो वो सारी बातें यहाँ पर आ जाएंगी। इसके साथ ही ये बताया गया कि जो इंसान होता है यानी कि कभी भी क्या है कि उसे हमेशा अपने कर्म करते रहना चाहिए। तो इसमें एक यानी कि बर्ड का एग्जांपल दिया गया है कि किस तरीके से एक एनिमल जब होता है, जब उसने खाना खा लिया होता है तो अब वो कुछ भी नहीं करता, वो बैठ जाता है क्योंकि उसका पेट भर चुका है, अब उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही उसे भूख लगती है वो फिर से खाने की तलाश में निकल जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है कि हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी लाइफ में जो चीज़ हमें मिल गई बस वहाँ पर रुक जाना चाहिए, ये चीज़ें कही गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोराब एंड रुस्तम की। अगर आप इसे नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हैं, ये पॉइंट बहुत बड़ी है। तो अगर आप इस पॉइंट को नहीं भी टाइम देते हो तो कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मेन बात यह है कि आप लॉयल्टीज प्ले को अच्छे तरीके से पढ़ लो, क्योंकि इस प्ले से रिलेटेड क्वेश्चन आपको सेक्शन सी में भी देखने को मिलेगा और सेक्शन बी में भी देखने को मिलेगा, और आपको सेक्शन सी में एक ही क्वेश्चन करना है और जो सेक्शन बी है उसमें भी जो 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है और जो 3 स्टैंजा आएंगी उसमें से एक क्वेश्चन करना है। तो अगर आप लॉयल्टीज प्ले भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगली जो पोइम है वो है स्प्रिंग एंड फॉल, जो कि जी.एम. हॉपकिंस के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या होता है कि एक गर्ल के बारे में बताया गया है जिसका नाम होता है मार्गरेट। तो ये जो लड़की होती है ये क्या है कि एक ट्री को देख रही होती है और उस ट्री से क्या है कि कुछ पत्तियां नीचे गिर रही होती हैं। तो जब वो गिरती हुई लीव्स को देखती है तब वो दुखी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वहाँ से पोइट जा रहे होते हैं उसी लड़की के पास से, तो वो उस लड़की से पूछते हैं कि क्या तुम रो रही हो, तुम्हें इन पत्तियों के गिरने का दुख हो रहा है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं कि इस लड़की ने पहली बार पेड़ से पत्तियां टूटते हुए देखा है, इसलिए रो रही है पत्तियों की डेथ के लिए। लेकिन जो इंसान है वो डेली ऐसी चीज़ें देखते रहता है तो उससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ये चीज़ें सब कुछ देखता रहता है। ये लड़की जो पत्तियों के गिरने से इतना रो रही है, जो इंसान है वो तो क्या है कि बड़े बड़े जब जंगल भी कट जाते हैं, पेड़ पौधे वगैरह कट जाते हैं, तभी भी उन्हें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को देखने के आदी हो जाते हैं, यानी कि उन्हें हैबिट हो जाती है। ये बताया गया है। लास्ट में ये बताया गया है कि जो लड़की होती है वो इसलिए भी रो रही होती है कि उसको ये लगता है कि जिस तरीके से आज पेड़ से पत्तियां नीचे गिर रही हैं, उनकी डेथ हो रही है, वो डिके हो रही हैं, एक दिन उसका भी अंत हो जाएगा। तो ये बताया गया कि जो लाइफ है वो आपकी क्या है, मॉर्टल है, यानी कि हर एक इंसान जो भी इस संसार में आया है उसे एक दिन यहाँ से जाना ही है, और इस रियलिटी को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता है जल्दी से अपनी एडल्ट एज में, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है द सेकंड कमिंग। इसमें सिविलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से एक सिविलाइजेशन है उसका अंत होने वाला है और जो नई सिविलाइजेशन है वो आने वाली है। और ये बताया गया है कि जो आने वाली सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, यानी कि डेंजरस वाली है। वो सिविलाइजेशन में ऐसा बताया गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि एक पर्सन जिसका जो शरीर है वो तो ह्यूमन बॉडी है, लेकिन उसका जो सिर है वो लोयन की तरह है। इस तरीके का एक जो बीस्ट है वो क्या है कि डेजर्ट, एक मरुस्थल से आ रहा है। इसके साथ ही ये बताया गया है कि जो आने वाली सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, ठीक है। उसमें क्या है कि जैसे एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शंस वगैरह होती हैं, तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लोगों के मन में किसी से कोई भी बात रिलेटेड नहीं होगी। अब जो पक्षी हैं वो भी क्या है कि लोगों के खून के प्यासे हो चुके हैं, आने वाली सिविलाइजेशन ऐसी होने वाली है। तो उसके बारे में बताया गया है कि अब जिस तरीके से एक फैल्कन होता है और जो वो क्या है कि ऊपर उड़ रहा है और नीचे जो फैल्कोनर होता है जो कि उसे कंट्रोल करता है, अब क्या है कि जो फैल्कन है वो फैल्कोनर के कंट्रोल में नहीं आ रहा है। मीन्स कि एक पर्सन है जो कि बाज को अपने कंट्रोल में रखता है, लेकिन अब ये जो बाज है वो इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर चला गया है कि अब वो फैल्कोनर के कंट्रोल में नहीं है। तो ये बताया गया कि अब जो ये सिविलाइजेशन हमारी चल रही है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और नई सिविलाइजेशन आने वाली है, और जो नई सिविलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा
खराब होगी। ये सब बातें हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पोइम है वो है टी.एस. आइलेट की द लव सॉन्ग ऑफ जे. अल्फ्रेड प्रूफोक। तो इसमें क्या है कि जो प्रूफोक है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो जो पर्सन होता है वो क्या है कि एक जो लेडी या लड़की है उसे प्रपोज करना चाहता था। तो ये क्या है कि स्टोरी यानी कि पोइम की स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ये डिसीजन ही नहीं ले पाता है, ये उसे प्रपोज ही नहीं कर पाता है। ये हमेशा सोचता था कि मैं प्रपोज कर दूंगा कर दूंगा कर दूंगा, ठीक है। तो इसको लगता था कि मुझे जो प्रपोज है वो एक सही टाइम पर करना चाहिए, तो वो डिसीजन ही नहीं ले पाया और वो जो सही टाइम है वो इसका आ ही नहीं पाया। इसकी जो एज है वो ज़्यादा होने लगी, तो ये कहता है कि मेरी अब तो एज ज़्यादा हो रही है, लड़की मुझे एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं। तो इससे क्या है कि एक मन में ये डर था कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। तो यही चीज़ इस पर्सन के बारे में बताई गई है कि ये जो पर्सन होता है ये डिसीजन ही नहीं ले पाता। पूरी पोइम में यही बात है। अगली जो पोइम है वो है रॉबर्ट ब्रूक की द सोल्जर। इस पोइम में क्या बताया गया है, सोल्जर के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से वो अपनी कंट्री के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल होता है। इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि किस तरीके से वो जो पर्सन है वो ये कहता है कि अगर मेरी डेथ मेरी जो कंट्री है वहाँ पर ना होकर किसी और कंट्री में भी होती है, तो इसका मीन्स ये है कि जो मेरी बॉडी है वो क्या है कि जैसे इंग्लिश, ठीक है, इंग्लैंड में अगर किसी पर्सन का जन्म हुआ है और वहाँ पर ही वो पला बड़ा है, वहाँ की ही उसने जो वायु है वो ली है, हवा पानी, ठीक है। तो ये बताया गया है कि अगर मेरी डेथ कहीं और होती है तो वो जो प्लेस है वो भी क्या है कि इंग्लैंड का ही एक हिस्सा माना जाएगा, क्योंकि मैं भी इंग्लैंड का हूँ। और अगर मेरी डेथ कहीं और होती है और मुझे वहाँ दफनाया जाता है तो मीन्स कि यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की जो मिट्टी है वो वहाँ पर गई है, क्योंकि एक इंसान मिट्टी का ही पुतला होता है। तो यही बात बताई गई है कि किस तरीके से एक जो सोल्जर होता है वो अपनी कंट्री के प्रति लॉयल होता है। वो कहता है कि मैं अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। तो यहाँ पर एक सोल्जर का अपनी कंट्री के प्रति जो लव है उसके बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट जो पोइम है वो है गोइंग। गोइंग का यहाँ पर मीनिंग डेथ से लिया गया है, जो कि फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई है। इस पोइम में क्या होता है कि जो पोइट है वो ये बताते हैं कि जब एक इंसान को डेथ आ रही होती है तब का जो इन्वायरमेंट होता है और जो नॉर्मल उसकी लाइफ का इन्वायरमेंट होता है वो दोनों ही टोटली चेंज होता है। जिस टाइम इंसान को डेथ आने वाली होती है तो उसे ऐसा लगता है कि एक ऐसी इवनिंग उसके पास में आ रही है जो कि उससे क्या है कि अनकंफर्टेबल फील होने लग जाती है। उसे लगता है कि उसके आसपास जो भी चीज़ें पहले थी अब क्या है कि सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। उसे लगता है कि उसके हाथ पर पता नहीं कौन सा लोड है जो कि उसके हाथों को नीचे की तरफ पुश कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि लोड कौन सा है। इसी तरीके से जो पर्सन होता है जब जिसे डेथ आने वाली होती है उसे लगता है कि उसके हाथों के नीचे भी कुछ है, लेकिन उसे रियलाइज़ नहीं होता, वो समझ नहीं पाता कि उसके हाथों के नीचे क्या है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि जो पोइट है वो कहता है कि जब तक डेथ नहीं आती है तब तक तो वो एक ट्री को देखता है जो कि अर्थ को स्काई से जोड़कर रखती है, लेकिन जैसे ही अब डेथ आने वाली है तब वो जो ट्री है वो उसे नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से बताया गया है कि जब डेथ आने वाली होती है तब इन्वायरमेंट में आसपास में बहुत सारे चेंजेस होने लग जाती हैं। जो चीज़ें वो पहले फील किया करता था अब वो सारी जो चीज़ें हैं वो अब उसे दिखाई नहीं देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका है लॉयल्टीज प्ले, जिसमें से आपके क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन थीम का आ सकता है, टाइटल का आ सकता है, इसके अलावा ये आ सकता है राइट ए नोट ऑन लॉयल्टीज या फिर सोशल सिग्निफिकेंस का आ सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन आता है मेन आपको वहाँ पर समरी ही लिखनी है। अगर थीम का आता है तो आप बता सकते हो कि इस प्ले की जो मेन थीम है वो लॉयल्टीज ही है। किस तरीके से जो इंग्लिश मैन होते हैं वो डैंसी के प्रति लॉयल होते हैं, उन्हें शक भी होता है फिर भी वो डैंसी के प्रति कुछ भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप थीम बता देना, फिर पूरी समरी। अगर पूछा जाता है टाइटल तब आप ये बताओगे कि इसका जो टाइटल है वो एप्ट एंड एप्रोप्रिएटेड है, क्योंकि जो भी स्टोरी है वो लॉयल्टीज से ही रिलेटेड है। यहाँ पर किस तरीके से डैंसी ने जब चोरी की होती है तब जो दूसरे इंग्लिशमैन होते हैं वो जिस पर्सन के यानी कि पैसे चोरी होते हैं वो एक ज्यू होता है, एक यहूदी होता है, फिर भी वो जो इंग्लिश पर्सन होते हैं वो सभी एक इंग्लिश मैन डैंसी की ही यानी कि के प्रति लॉयल रहते हैं। तो आपको पूरी समरी लिखनी है और वो आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से करवाई गई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस प्ले में क्या होता है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है डे लेविस। अब ये जो डे लेविस होता है ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं वो सभी इंग्लिशमैन होते हैं, सिर्फ जो डे लेविस है वो एक जू यहूदी होता है। ये एक पार्टी में आते हैं, वहाँ पे इनकी गैदर टुगेदर होता है। तो उसी दिन रात को क्या होता है कि जो डे लेविस है उसके पैसे चोरी हो जाते हैं।
तब क्या होता है कि जो डे लेविस है वो वहाँ के ओनर को कहता है, विंडसर जहाँ पे जाते हैं ये एक प्लेस पर, तो वहाँ के ओनर को कहता है कि मेरे तो पैसे चोरी हुए हैं, तुम पुलिस को बुलाओ। तो वो जो वहाँ का मालिक होता है वो कहता है कि मैं पुलिस को तो नहीं बुलाऊंगा, इससे तो यहाँ का सारा इन्वायरमेंट ही ख़राब हो जाएगा। लेकिन जो पैसे चोरी हुए हैं वो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जिसके कारण वो कहता है कि नहीं, पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा। जिसके बाद क्या है, पुलिस आती है, फिर पुलिस से जो वो लोगों से इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है। तो यहाँ पर जो डे लेविस होता है उसे शक होता है डैन्सी पर कि डैन्सी ने मेरे पैसे चुराए हैं। क्यों चुराए हैं? क्योंकि जो डैन्सी है उसे क्या है कि वो छलांग लगा सकता है, एक हाई जंप लगा सकता है। तो मे भी जो डैन्सी है वो एक बालकनी से दूसरी बालकनी के थ्रू आकर, मेरे रूम में बालकनी के थ्रू आकर उसने पैसे चुरा लिए होंगे। इसके साथ ही उस डैन्सी है जो उसके पास एक मेयर होती है जिसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि डैन्सी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण जो डैन्सी होता है वो उस हॉर्स मेयर जो होती है घोड़ी, उसकी अच्छे से केयर नहीं कर पाता है। तो जो डैन्सी होता है वो अपनी जो घोड़ी होती है, मेयर होती है, उसे क्या है कि डे लेविस को दे देता है। और जो डे लेविस है वो उसकी अच्छी तरीके से देखभाल वगैरह करता है, उसकी जिससे हेल्थ वगैरह अच्छी हो जाती है, बाद में वो उसे बेच देता है, जिससे कि उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अब जो डे लेविस उसे ये लगता है कि डैन्सी ने ही मेरे पैसे चुराए होंगे। तो ये सारी बातें होती हैं। तो वहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं उन्हें भी क्या है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं, इंसिडेंट्स वगैरह होती हैं, जिससे उन्हें ये लगता है कि हो सकता है कि डैन्सी ने चोरी की होगी। लेकिन कोई भी नहीं बोलता है इसके बारे में। लास्ट में क्या होता है कि जो डैन्सी होता है वो रूम में जाता है, वहाँ पर वॉशरूम में जाकर वो अपनी यानी कि सुसाइड कर लेता है, अपनी जो जान है वो खुद ही ले लेता है। तो ये सारी स्टोरी है। अगर आप पूरी पढ़ना चाहते हो तो आप देख लेना वीडियो। तो ये सभी क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप ये पढ़ भी लोगे तो मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई और न्यू पोइम पढ़ने की ज़रूरत है, इतना ही इनफ है। एंड आपकी जो स्टैंजा है वो आपको सेकंड कमिंग में से, स्प्रिंग एंड फॉल में से, गोइंग की जो अर्थ टू द स्काई वाला एक आपका स्टैंजा है उसमें से ज़रूर देखने को मिल जाएगी। एंड इसके अलावा यहाँ पर लिटरेरी हिस्ट्री एंड लिटरेरी टर्म्स हैं, आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि जो सेक्शन ए में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो आप इजी वे में कर सको, ठीक है। इसमें भी मेन थिएटर ऑफ द एब्जॉर्ब है, उसके बारे में आप पढ़ लेना। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है एक आप ये देख लेना। ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स क्या होता है ये आप देख लेना। हीरोइक कपलेट क्या होता है, तो इन सब के बारे में वीडियो बनाई गई है, आप अगर चाहो तो उन वीडियोस को देख सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।